हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमें मालूम है कि अप्रैल महीने से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है और जो बजट घोषणा इस साल की हुई थी, उस बजट घोषणा में इस वित्तीय वर्ष से नई तरह की टैक्स स्लैब भी एक तरीके से उन्होंने बताई है और नई कर व्यवस्था के तहत भी कर लगाए जाने के प्रावधान किए गए हैं। अब वर्तमान समय में पुरानी कर व्यवस्था भी मौजूद है और नई कर व्यवस्था के तहत भी जानकारी आ चुकी है। जो आयकर देने वाले लोग हैं उनके सामने एक बड़ा सवाल ये आने लगा है कि वो किस तरह की कर व्यवस्था को चुने। क्या पुरानी कर व्यवस्था उनके लिए बेहतर है या फिर उन्हें नई कर व्यवस्था में शिफ्ट हो जाना चाहिए, और ये वो समय भी है जब उनको इसमें से किसी एक का चयन करना होगा। तो करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था बेहतर है या पुरानी, ये एक बड़ा सवाल है। इसका एक जवाब बेहतर क्या हो सकता है, इसे तलाशने की कोशिश करते हैं। शुड यू गो फॉर द न्यू टैक्स रिजीम, क्या आपको नई कर व्यवस्था के अंतर्गत जाना चाहिए? वे कौन सी वजहें हैं जिसके तहत आप इस व्यवस्था को चुन सकते हैं और कौन सी वजहें हो सकती हैं जिसके अंतर्गत आपको पुरानी कर व्यवस्था में रहना ही बेहतर होगा। तो चर्चा में क्यों है और समझ लेंगे बजट घोषणा जो इस साल हुई थी, यानी कि फरवरी के अंतर्गत, फरवरी 2023 में जो घोषणा हुई थी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, उसमें क्या क्या बातें हैं। तो एनटीआर न्यू टैक्स रिजीम चुने या फिर ओटीआर यानी ओल्ड टैक्स रिजीम या पुरानी कर व्यवस्था को चुने, इन्हें हम एनटीआर और ओटीआर कहेंगे। निष्कर्ष क्या हो सकता है, और एक सवाल जो कि आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत जो सरकारी बजट का चैप्टर है उसमें आपका प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। बेसिक जानकारी की बात भी है, हो सकता है प्रीलिम्स में भी कोई सवाल पूछ दिया जाए, क्योंकि कर व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि पुरानी व्यवस्था भी अभी चल रही है, इसलिए आपके पास विकल्प हो सकता है कि आप कौन सी चुनते हैं। तो 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है और वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए पुरानी और नई कर व्यवस्था के बीच चयन करने का समय आ चुका है, क्योंकि कंपनियां इस महीने की शुरुआत से ही वेतन से मासिक जो कर है वो काटना शुरू कर सकती हैं। ऐसे में आपको उनके पास जाकर के बात करनी होगी और ये बताना होगा कि आप किस तरह की कर व्यवस्था में ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं या फिर आप किस तरह की कर व्यवस्था को ऑप्ट करना चाहते हैं। बाई डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो आपको नई कर व्यवस्था मिलने वाली है, लेकिन अगर आप चाहें तो पुराने का भी विकल्प फिर चुन सकते हैं। ऐसे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपनी बजट घोषणा में इससे जुड़ी हुई कई सारी बातें बताई थी। तो बजट में क्या क्या घोषणा की गई थी, एक बार इससे ही चर्चा की शुरुआत कर लें। ओटीआर में किसी तरह के बदलाव की बात नहीं की थी, यानी कि जो पुरानी कर व्यवस्था है वो उसी तरह से चलने वाली है और नई तरह की कर व्यवस्था भी इंट्रोड्यूस की गई थी। तो नई जो प्रणाली है उसके तहत कर छूट की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ा करके 7 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है और 7 लाख रुपए तक अब किसी तरह का कर आपको नहीं देना है। अगर इनकम 7 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो आप नई कर व्यवस्था के तहत जो कर देते हैं उसका भी हम स्लैब देखेंगे। तो नई कर व्यवस्था के अंतर्गत करदाताओं को अब 50,000 रुपए तक की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है या मानक कटौती है उसका भी लाभ दिया जाएगा, और इससे पहले जो 50,000 रुपए तक का लाभ था वो ओटीआर के अंतर्गत उपलब्ध था, क्योंकि अभी तक ओटीआर व्यवस्था चल रही थी। तो एनटीआर में जो आय स्लैब है और कर की दरें हैं उसमें बदलाव की घोषणा की गई है, और टैक्स स्लैब जो पहले 7 अलग अलग करों का निर्धारण करता था उसको घटा करके 6 कर दिया गया है। इसमें से 12.5 से 15 लाख रुपए के बीच आय पर जो 25% टैक्स स्लैब की बात थी उसे हटाया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम 2024 के लिए या फाइनेंशियल ईयर 2024। तो 0 से 3 लाख तक कोई कर नहीं, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 तक 10%, 9 से 12 तक 15%, और 12 से 15 लाख तक 20%, और उसके बाद 15 लाख से ऊपर 30%। और यहाँ पर पुरानी कर व्यवस्था का स्लैब आपके सामने दिया हुआ है। अब समझते हैं कि वार्षिक कर योग्य आय अगर किसी व्यक्ति की 5 करोड़ रुपए से अधिक होती है तो यहाँ पर आयकर अधिभार में भी कुछ छूट दी गई है। जो नए नियम है 33% से घटा करके 25% कर दिया गया है, यानी जो ओवरऑल कर की प्रभावी दर यहाँ पर 42.7% हो रही थी वो घटकर 39% के आसपास आ जाएगी। चलिए, अब वही जो मुख्य सवाल है, एनटीआर को चुना जाए यानी नई कर व्यवस्था को चुने या फिर पुरानी व्यवस्था में बने रहें। देखिए समझिए, अगर 7 लाख रुपए तक किसी व्यक्ति की आय है तो वो एनटीआर व्यवस्था को चुनने पर फायदे में रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कर उसे नहीं देना होगा 7 लाख रुपए तक।
अगर ज़्यादा होता है तब फिर आपको सोचना होगा। बाकी के जो लोग हैं उनके लिए कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता, मतलब कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि आप ये वाला चुन लीजिए या फिर ये वाला चुन लीजिए। इसमें आपको अपनी आय के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। आपको ये देखना है कि उसमें से कितना, जो उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कर में छूट के लिए, क्या आप उन चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। अभी हम आगे वाली एक स्लैब में डिस्कस करते हैं। तो निर्णय इस बात पर होगा कि कोई व्यक्ति किस टैक्स स्लैब में आता है और कर में जो कटौती के दावे हैं उनको कितना क्लेम कर पाता है। पुरानी कर व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो उपलब्ध अधिकांश कटौतियों का दावा आप कर सकते थे, जबकि नई व्यवस्था में ऐसी किसी कटौती की बात नहीं है। अब मानकर चलते हैं कि किसी व्यक्ति की आय 10 लाख रुपए है, तो अगर उसका कैलकुलेशन हम नई व्यवस्था के अंतर्गत देखें और पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत देखें तो कैसे बनेगा, तो हमें कुछ आइडिया लगेगा। मान लीजिए उसकी ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी 10,50,000 रुपए है, ठीक। 50,000 रुपए का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको ऐड करके, क्योंकि 10 लाख रुपए मान लीजिए सैलरी और 50 लाख रुपए की छूट है नई कर व्यवस्था के तहत, तो उस व्यक्ति को कुल जो कर देना है वो होगा 62,400 रुपए के आसपास। बाकी सारी चीजें इसमें ऐड करके यहाँ पर जो हेल्थ एंड एजुकेशन का सेस है 4%, वो भी लगाया गया है। अब अगर आप OTR में देखें पुरानी कर व्यवस्था में, तो इसमें आपको लगभग 4,75,000 रुपए तक के डिडक्शन के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, यानी आपने जो हाउस लोन लिया है उसके इंटरेस्ट पर आपको कुछ छूट मिल जाएगी 2 लाख रुपए तक। इसी तरह इन्वेस्टमेंट में आपको 1,50,000 तक, NPS में 50,000 रुपए तक। इसी तरह अगर आप डिडक्शन लेते हैं 25,000 रुपए तक, बाकी 50,000 रुपए और डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप इन सभी का लाभ उठा पाते हैं 4,75,000 रुपए तक, तो आपको 18,200 रुपए ही टैक्स पे करना होगा। इसमें आपको अंतर दिख रहा है कि कितना बड़ा अंतर यहाँ पर आएगा। अगर आपका जो कर का दावा है इन सभी चीजों को लेकर कुछ कम होता है, मान लीजिए आपने केवल 3 लाख तक ही आप कर में छूट का दावा कर पाए, तो ये हो जाएगा 54,600 रुपए। अभी भी इससे कम है, लेकिन अगर यहीं पर आप 2.5 लाख रुपए के आसपास आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर आपको 65,000 रुपए तक कर देना पड़ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी व्यवस्था में आपको ज्यादा लाभ होगा। अगर हम 15 लाख रुपए की स्लैब पर आएंगे तो इसमें अंतर थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे कि NTR में अगर आप देखेंगे तो 15 लाख के हिसाब से आपको 1,56,000 रुपए टैक्स बनता है। OTR में अगर देखें पुरानी कर व्यवस्था में, तो अगर आप छूट के दावे कर पाते हैं 4,75,000 रुपए तक, तो ये टैक्स हो जाएगा 1,24,800। अगर वहीं आप इसे 3,75,000 तक कर पाते हैं तो ये हो जाएगा 1,56,000, यानी बराबर आ जाएगा। वहीं अगर आप इससे भी कम कर पाए, 3 लाख तक ही कर पाए, तो ये 1,79,400 रुपए हो जाएगा। यानी कि जो NTR है, नई कर व्यवस्था है, इसमें आपको ज्यादा लाभ दिख सकता है। ये ओवरऑल इसका डिस्कशन है। इसके हिसाब से आप ये समझ पाएंगे कि आप कहां पर आते हैं और आपको किस कर व्यवस्था से कितना लाभ मिलने वाला है, तो इसके हिसाब से आपको समझ लेना है। अब एक बात और कि अगर आपको पास 15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम आ रही है, तो फिर 15 लाख जिससे ज्यादा इनकम पर जो टैक्स है 30% के आसपास, तो वो दोनों में ही लगभग सेम लगेगा। फिर आप किसी भी व्यवस्था में रह सकते हैं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि OTR और NTR के बीच जो लाभ की स्थिति की गणना है वो आपके डिडक्शन बेस पर होने वाले जो क्लेम है उसके हिसाब से तय होगा, और टैक्स ब्रैकेट किस में आप आते हैं इस पर निर्भर करेगा। तो अच्छी सलाह एक यही हो सकती है कि आप किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार से या कर सलाहकार से परामर्श कर सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि आप किस कर व्यवस्था के तहत ज्यादा लाभ में रहेंगे। ओवरऑल जो डिस्कशन है उसके बिंदु हमने यहाँ पर देख लिए। अब देखिए सवाल क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 9 लाख रुपए की कर योग्य आय पर 15% कर देय है। दूसरा, पुरानी कर व्यवस्था के तहत 5 से 10 लाख रुपए की आय पर 20% कर देय है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपकी नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था को लेकर के क्या राय है। अगर आप किसी स्लैब में आते हैं तो आप उसकी भी चर्चा कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स बता सकते हैं, उसके नुकसान बता सकते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।